हेलो फ्रेंड्स। सो वेलकम बैक टू योर चैनल द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं गौरव मिश्रा और आज के इस सेशन में हम लोग हिंदी व्याकरण के दूसरे पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा हिंदी व्याकरण का वो होगा शब्द और वाक्य। ठीक है, शब्द और वाक्य के बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए बिना लेट के हुए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द के लिए सबसे पहले तो आपको इसके लिए, ठीक है, इसमें बहुत सारे जो शुद्ध अशुद्ध वाले जो चैप्टर होते हैं उसको एक बार पढ़ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि परीक्षा में जो है प्रशंसा, परीक्षा, प्रणाम, प्रसाद, इन सभी में जो है जो आपका सही आंसर है वो है प्रशंसा। प्रशंसा ही एक शुद्ध शब्द है। बाद बाकी इसमें परीक्षा में दीर्घिकार होता है, प्रणाम में ट्वर्किना होता है, प्रसाद में दंतीसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं बिना लेट किए हुए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि सत शब्द है क्या है। देखिए इसमें हम लोग दो चीज़ देखेंगे। एक तो हम लोग इसको भी देखते चलेंगे और साथ में कुछ जो है इसको इसके मीनिंग को भी समझते चलेंगे। इसके जो परिभाषा है उन सबको भी हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें कहता है कि सत शब्द है। सत शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि हम लोग को पता है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, ठीक है, उसके बाद प्रयोग की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, इन शब्द की दृष्टि से अलग अलग होते हैं। तो यहाँ जो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज है दोस्तों, वो किसके आधार पे है? ये है आपका उत्पत्ति की दृष्टि से। उत्पत्ति की दृष्टि से जो है आपका सत्य, इसमें चार भेद है: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द वो वे शब्द है जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं, जैसे आम्र। तद्भव वो है जो उसके विकृत रूप है, जैसे आम। देशज हो गया लोटा डोरी, और विदेशज हो गया कुछ बाईसाइकिल, कंप्यूटर इत्यादि। तो सत्य शब्द क्या है? सत्य सत्य नमन। सत्य सत्य नमन आपका तत्सम संस्कृत शब्द है। ये संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं, तो ये हो गया आपका तत्सम। चलिए आगे की ओर चलते हैं। मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। देखिए इसमें भी हमारा जो वाक्य है, इसमें भी देखिए सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता है, वो अकेले होता है। संयुक्त वाक्य में दो वाक्य मिले होते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों का अर्थ जिस भी संयुक्त वाक्य में जो भी समुच्चय बोधक अवयव से वो जुड़ा रहता है, संयोजक से, ठीक है, संबंध सूचक अवयव से जब वो जुड़ा रहता है, और या अन्यथा अलग शब्दों से जब वो जुड़ा होता है, तो उसमें दोनों वाक्य जो है मीनिंगफुल होता है। मैंने भोजन नहीं किया, ठीक है, ये वाक्य मीनिंगफुल है। मेरी भूख नहीं मिटी, ये भी मीनिंगफुल वाक्य है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि दोनों वाक्य और से तो जुड़े हैं, लेकिन ये वाक्य जो है वो संयुक्त वाक्य है, क्योंकि दोनों जो है मीनिंगफुल वाक्य है, बीच में और इसलिए से जुड़े हुए हैं। वही मिश्र वाक्य में क्या है कि मिश्र वाक्य जो है दो या दो से अधिक वाक्य से जुड़े होते तो है, लेकिन वो उसमें का एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है, वो अकेले अर्थ को प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये सरल वाक्य नहीं है, मिश्र वाक्य नहीं है, संयुक्त वाक्य है, और इसलिए से जुड़े हैं, और दोनों और इसलिए अलावे जो भी वाक्य है उसका मीनिंगफुल अर्थ निकल कर आ रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो क्या आंसर हो गया? संयुक्त वाक्य, और से जुड़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य व्याकरण की दृष्टि से आपको समझना है कि वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, नंबर 1। उसकी स्त्री नहीं है, नंबर 2। और जो है फिर उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन है कि उसके बेटी नहीं है, ठीक है, उसकी बेटी नहीं है, और यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो डी ही होगा। उसके बेटी नहीं है, उन्हें बेटी नहीं है, ये लिखा जा रहा है। यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगी। इसका सही आंसर जो है डी ही है। सही वाक्य, शुद्ध वाक्य जो है वो हमारा कौन सा है? डी है, ठीक है, डी ही हमारा शुद्ध वाक्य है। चलिए तो हम लोग डी में इसको क्या करेंगे? टिक कर लेंगे। ओके, डी में हम लोग इसको टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग इसको यहाँ साइड कर लेते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनावट के अनुसार शब्द के भेद होते हैं। देखिए मैंने अभी बताया कि व्युत्पत्ति के आधार पे हो, या बनावट के आधार पे हो, या रचना के आधार पे हो, तीनों जो है एक ही तरह है। उसमें जो है तीन भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? तीन। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट, तीनों के आधार पे एक ही चीज है, ठीक है। कहे व्युत्पत्ति के आधार पे तो भी, रचना के आधार पे तो भी, और बनावट के आधार पे कहे तो भी, तीनों एक ही मीनिंग है। और इसका मतलब है कि इसके तीन भेद है। उसमें है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कौन कौन से है? पहला है रूढ़। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे तीन भेद है: रूढ़, यौगिक, ठीक है, या फिर योग रूढ़, ठीक है।
अगला नंबर जो है वो क्या है, योग रूढ़। अब देखिए इस तीनों वाक्य में रूढ़ यौगिक योग रूढ़ को पहले समझिए। पहले तो क्वेश्चन था कि पहला क्वेश्चन ये था कि ये बनावट के अनुसार से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो बनावट के अनुसार से शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़। तो आपका इसका इसका सही आंसर पहले जान लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़। अब इसको थोड़ा शॉर्ट में हम लोग ये भी जान लें कि रूढ़ जैसे कि हो गया आपका कोई ऐसा शब्द जिसके वर्णों को अलग अलग करने पे, वर्णों को तोड़ने पे, ठीक है, वर्णों को तोड़ने पे उसका अलग अलग मीनिंग नहीं निकले, मीनिंगफुल नहीं। जैसे क प्लस ल, ये आपका रूढ़ हो गया क्योंकि इसमें क और ल का कोई मतलब नहीं है। वही जो यौगिक शब्द होते हैं, ठीक है, यौगिक शब्द में क्या होता है कि यौगिक शब्द में एक चीज ध्यान देना होता है कि जैसे हो गया विद्यालय, ठीक है, तो विद्यालय में क्या है कि विद्यालय वाले वाक्य में जब आप तोड़िएगा इसको तो विद्या जोड़ आल है, क्या आएगा, ये विद्या जोड़ आल है, विद्या जोड़ आलय आएगा। और इसलिए ये विद्या जोड़ आलय जो दोनों का अलग अलग मीनिंग निकल रहा है, तो विद्यालय जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। और वही योग रूढ़ शब्द की बात करें तो जैसे हो गया लंबोदर। योगरूढ़ शब्द में वे शब्द आते हैं जो आय पदों को छोड़ करके विशेष अर्थ रखते हैं, ठीक है, उनका कुछ विशेष अर्थ होता है, जैसे लंबा उदर, लंबोदर। अब लंबोदर लिखने के लिए तो है लेकिन इसका असली मीनिंग क्या है, भगवान गणेश, ठीक है, ये विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों ये जो लंबोदर होगा वो हो जाएगा आपका योग रूढ़। तो बनावट, रचना या व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हुए, शब्द के 3 भेद हुए। चलिए अब इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौसम शब्द कैसा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। आंसर होगा आपका डी, मौसम शब्द जो है विदेशज है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। किसी बात के न होने का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निषेधवाचक। निगेटिव बात जब होगी तो वो क्या, निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कि फाल्गुन शब्द क्या है, फाल्गुन तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा तत्सम है। फाल्गुन शब्द क्या है, तत्सम है, संस्कृत से ज्यो के त्यों लिए शब्द। उसी तरह रात्रि भी आपका कौन सा शब्द है, तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। रात्रि शब्द भी आपका तत्सम है जो कि रात बना है हिंदी में इसका। सावन शब्द कैसा है, तो सावन शब्द आपका तद्भव है, श्रावण से सावन बना है। नेक्स्ट है कि आंसू शब्द है, आंसू तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो आंसू जो है आपका तद्भव है, ठीक है, अश्रु से बना है आंसू, क्या है। चलिए रात्रि से रात बना तो ये क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। रात्रि से रात बना, रात्रि अगर रहता तो रात्रि का क्या होता। चलिए नेक्स्ट शंख शब्द है, क्या है शंख शब्द, तो शंख शब्द जो है सी है, यानी तत्सम है, संस्कृत से लिया गया शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए कि होली शब्द क्या है, तो होली शब्द आपका क्या है, बी है, ठीक है, होली शब्द तद्भव है। चैत, तो चैत आपको पता है कि चैत्र से बना है, तो चैत्र से बना है तो चैत बन गया। हिंदी में इसको हम लोग क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे। क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे। चक्रवाक शब्द क्या है, तो चक्रवाक, चक्रवाक शब्द जो है आपका सी है, तत्सम है, क्या है, तत्सम है। डॉक्टर शब्द है, डॉक्टर क्या है, देशज है, विदेशज है। तो आप साफ साफ कह सकते हैं डॉक्टर तो इंग्लिश वर्ड होता है, ये देशज कहाँ से आ जाएगा, तो विदेशज ही होगा। ये सब के लिए तो आप लोग एक्सपर्ट बच्चे हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। देखिए उद्गम कहने का अर्थ क्या है, उद्गम कहने का अर्थ है कि उत्पत्ति की दृष्टि से, ठीक है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से 3 भेद हुए, एक ही चीज है। अब उद्गम या उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से कहिएगा तो 4 भेद है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। कितने भेद है दोस्तों, 4 भेद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। व्युत्पत्ति की दृष्टि से जो शब्द है वो 3 है, रचना की दृष्टि से कहिए, व्युत्पत्ति की दृष्टि से कहिए, ठीक है, कितने हैं, 3 है। रूपांतर की दृष्टि से, तो रूपांतर की दृष्टि से कितने हैं, 2 है, ठीक है, रूपांतर की दृष्टि से शब्द कितने हैं, 2 है। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार है, अर्थ की दृष्टि से भी 2 है, 2 ही भेद होते हैं। रूपांतर की दृष्टि से कितने होते हैं, एक होते हैं विकारी शब्द और एक होते हैं अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जो संज्ञा, जो कि लिंग पुरुष कारक, ठीक है, लिंग वचन कारक पुरुष के आधार पर उनके रूप में बदलाव हो जाता है। जैसे लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, ठीक है, अर्थक। आदमी शब्द क्या है, अंग्रेजी है, फारसी है, अरबी है, तुर्की है। इसका सही आंसर है फारसी है। क्या है, ये फारसी शब्द है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये है हमारा फारसी शब्द, आदमी कैसा शब्द है, फारसी शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि स्वरूप या रचना के अनुसार से वाक्य के कितने भेद हैं, तो 3 भेद है।
एक है आपका सरल वाक्य, दूसरा है आपका मिश्र वाक्य, और एक है आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है, कितने भेद है रचना के अनुसार से या स्वरूप के आधार पे? वाक्य के भेद तो 3 है। अगर यही पूछा जाए कि रचना के आधार पे वाक्य के अंग कितने हैं, तो 2 है, एक है उद्देश्य और दूसरा है आपका विधेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं देखता हूँ वाक्य है, कैसा वाक्य है? तो आप कह सकते हैं कि सरल वाक्य है। मैं देखता हूँ अकेले स्वतंत्र है, स्वतंत्र मीनिंग है इसका, सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे। पक्षी चहक उठे सुबह हुई, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए वाक्य है। ठीक है, तो ये मिश्र वाक्य है, एक दूसरे के बिना इनका मीनिंग स्पष्ट नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे, वाक्य है, कैसा वाक्य है? अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे। अब देखिए, अकाल पड़ेगा लोग मरेंगे, दो स्वतंत्र वाक्य और जुड़ गया है, तो इसलिए संयुक्त वाक्य होगा। कैसा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा। दोनों पार्ट का अपना अलग अलग मीनिंग है। वाक्य के आवश्यक अंग कितने हैं? तो 2 ही अंग है इसके, एक है उद्देश्य और दूसरा है आपका विधेय। ठीक है, अर्थ के आधार पे वाक्य के मुख्यतः कितने भाग हैं? तो अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भाग बांटे गए हैं? 8 बांटे गए हैं। कितने बांटे गए हैं? 8। चलिए इन 8 के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अर्थ के आधार पे कौन कौन सा है? तो आपका पहला वाक्य है विधानवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया आज्ञावाचक, संदेहवाचक, नकारात्मक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। ये 8 भेद हो गए अर्थ के आधार पे। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह घर नहीं जाएगा, कौन सा वाक्य है? तो स्पष्ट है कि यह जो है नहीं लगा है, तो निषेधवाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गिलास पानी लाओ, आज्ञावाचक वाक्य है। उसी तरह आपको क्या चाहिए? तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। इससे पता चल रहा है कि आप किसी को जो है मंगल कामना कर रहे हैं। यह हो गया आपका इच्छावाचक वाक्य हो गया। क्या हो गया ये आपका? इच्छावाचक वाक्य हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पगड़ी शब्द क्या है? पगड़ी शब्द है आपका देशज शब्द है। क्या है ये? देशज शब्द है। ठीक है, पगड़ी क्या है? देशज शब्द है। जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें हम क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? रूढ़ कहते हैं। चलिए फटाफट इस कड़ी में हम लोग आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, सैया शब्द क्या है? तत्सम है। सैया शब्द क्या है आपका? तत्सम शब्द है। अग्नि शब्द आग का विकृत रूप है, तो अग्नि का आग हो जाएगा। ठीक है, अग्नि का विकृत रूप आग, यानी तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तो जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाएंगे तब क्या कहलाएंगे, आप ही बताइए। वाक्य में पिराने पर वो शब्द शब्द नहीं होता है, शब्द पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। भिक्षा शब्द क्या है? भिक्षा शब्द जो है आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसकी मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है? देखिए सबसे पहले उसने उस पुस्तकालय को खरीदा, एक वाक्य जो उसके मित्र का था, दो वाक्य, दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक अधूरे रहेंगे एक दूसरे के बिना। तो इस कंडीशन में एक ऐसा वाक्य है, ये वाक्य जो है आपका मिश्र वाक्य कहलाएगा। क्या वाक्य कहलाएगा? मिश्र वाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल। थोड़े से और क्वेश्चन है इसमें, 2-3 क्वेश्चन ही बाकी रह गया है, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो हम लोग इसको भी फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हर तरह के संकट से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ। ठीक है, कैसे वाक्य है? एक ही वाक्य है, सरल वाक्य है, मीनिंग स्पष्ट हो रहा है, सरल वाक्य का उदाहरण ही है। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट है कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन वाक्य है? हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन वाक्य है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सरल वाक्य होगा। क्या होगा? सरल वाक्य होगा। नेक्स्ट है कि सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। कुहासा जाता रहा एक दूसरे से जुड़े हुए वाक्य है। ठीक है, तो मिश्र वाक्य ही होंगे। क्या वाक्य होंगे? मिश्र वाक्य होंगे। तो वाक्य और शब्द की कड़ी में हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस को देखा। फिर हम लोग अगले वीडियो में संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। आपसे मेरा यही अनुरोध है कि इस वीडियो को पॉज करके आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं, फॉरवर्ड रिवाइंड करके। इसके सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो फिर अगले सीरीज में हम लोग संज्ञा और अनुशब्दों के बारे में वीडियो बनाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।